हेलो स्टूडेंट्स। तो नीट वाले क्वेश्चन चल रहे थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 पे पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों? ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f1 इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। देखो बच्चों, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है। कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। लो, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस और सामने इसके एक कॉनकेव मिरर रखा है। ये रहा कॉनकेव मिरर। ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप d है। ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप d दे रखा है। अब इन्होंने कहा है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ तो f1 है और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ f2 है। अब बोला इन्होंने ए बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। चलो एक काम कर लेते हैं, ये बना देते हैं इनकी प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों को एक ही लाइन में रख दिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। और अब बोला है इन्होंने ए बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी एंड फॉलिंग ऑन दी कॉन्वेक्स लेंस। इंफिनिटी से लाइट आ रही है, इन्फिनिटी से लाइट आई, देखो पैरेलल आएगी इन्फिनिटी से लाइट और कॉन्वेक्स लेंस पर गिरेगी। कॉन्वेक्स लेंस पे गिरेगी। अब इन्होंने बोला कि जब वो कॉन्वेक्स लेंस पे गिरती है, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर कॉम्बिनेशन फॉलिंग ऑन दिस कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर कॉम्बिनेशन पे गिरती है और रिटर्न टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे वापस लौट जाती है। तो डी की वैल्यू बताओ। एक बात सोचो यार, अगर आप यहां से ये सोचोगे कि ये लाइट पहले लेंस पे गिरी तो हमेशा फोकस पे मिलेगी। मान लो यहां मिल गई फोकस पे। अब फोकस से आगे बढ़ के फिर ये इस पे जाएगी, मिरर पे। अब मिरर से फोकस पे जब ये मतलब फोकस पे मिली और फोकस से फिर ये मिरर पे गई। अब मिरर से हम ये चाहते हैं कि मिरर से ये वापस जब लौट जाए तो ये फिर से पैरेलल हो जाए। मतलब आप ये चाहते हैं, देखो समझना मेरी बात को, आप ये चाहते हैं कि लाइट यहाँ पे तो फोकस पे मिली, मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो f2 आ गई। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आ गई f2। ठीक है, f2 पे मिली ये लाइट यहाँ पे आके, और f2 पे मिलके फिर ये लाइट आगे बढ़ी और पहुंची मिरर तक। मिरर पे पहुंची और फिर मिरर से वो वापस उसी रास्ते पर लौट जाए, क्योंकि देखो उसी रास्ते पर लौटेगी। देखो अभी तो ऐसा हुआ कि ये मिरर पे गिरी, अगर ये वापस उसी रास्ते पे लौट जाए, देखो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, यहां से गई ऐसे सीधे और इसी रास्ते पर वापस आ जाए, वापस आएगी तो फिर से लेंस पे गिरेगी और इस तरीके से ही वापस आती चली जाएगी। यहां से वापस आई, फिर लेंस पे गिरी, देखो यहां से वापस आ रही है ये ऐसे, लेंस पे गिरी, लेंस पे गिर के और फिर वापस चली गई वहीं की वहीं। इसी तरीके से यहां से गिरी, वापस आई, वापस आके फिर उसी रास्ते पर वापस लौट गई। ठीक, ऐसे ही तीसरे केस में भी वापस लौट जाएगी। इस वाले केस में भी पहले ही देखो यहां से इधर जा रही है, फिर यहां से उसी रास्ते पर वापस आ जाए और फिर वापस लौट जाए यहीं से ही, ऐसे हम ये चाहते हैं। तो एक बात बताओ, मिरर पे लाइट अपने ही रास्ते पे वापस कैसे लौटती है? सामने मान लो मिरर है, तो उसे किस पॉइंट से गिराएं ताकि वो अपने ही रास्ते पे वापस लौट जाए? तो आपको गिराना चाहिए उसको 2f से। 2f से जब हम गिराते हैं ना लाइट को, तो लाइट उसी रास्ते पे जाती है और उसी पे वापस लौट जाती है। जैसे ऐसे गई और फिर उसी पे वापस भी लौट जाती है, ऐसे यहां से। तो इसका मतलब ये पॉइंट यहां से अगर कहें तो लेंस से तो ये पॉइंट कितना दूर है? f2 डिस्टेंस पे दूर है, क्योंकि लेंस की फोकस तो है f2। और मिरर से ये पॉइंट कितना दूर होना चाहिए? तो मिरर से सर ये 2f दूर होना चाहिए। तो मिरर की फोकस कहीं यहां होगी, देखो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। मिरर की फोकस कहीं यहां होगी f1, और उससे ये कितना दूर होगा?
तो 2f1 डिस्टेंस पे होगा, 2f1, क्योंकि हमें पता है कि मिरर से कोई भी लाइट रे उसी पाथ पे वापस तब लौटती है जब वो 2f से गिराई जाए। तो इसका मतलब सीधी सी बात हो गई कि ये 2f से गिराओगे तो वापस वहीं के वहीं लौट जाएगी, और जो कि 2 लाइट जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। ऐसा ही हम चाहते हैं, ये लाइट वैसे ही चली जाए। तो इस हिसाब से ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दिखाई दी d, तो यहां से यहां तक देखो ये f2 और फिर उससे आगे 2f1, तो d की वैल्यू आ गई बच्चों f2 प्लस 2f1। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो आंसर चेक कर लो। आंसर 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 f2 प्लस 2f1, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, अगर ना समझ में आए तो कमेंट में लिखना। ठीक है, चलो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें क्या दिया है इसने। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन फेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ एंगल ए। देखो जी आपके पास एक प्रिज्म है, लो इसको बना लेते हैं यहाँ, ये बन गया हमारा प्रिज्म। ठीक है, और इसका प्रिज्म का एंगल ये वाला ए दे रखा है। ओके, अब एक लाइट को इसके ऊपर डाला जाता है, मान लीजिए ये डाल दिया हमने लाइट को। ठीक है, और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो दिया है वो दिया है आई। ठीक है, अब लाइट जब इस पे पड़ेगी तो वहां से थोड़ा सा घूमेगी और घूम के वो सीधा 90 डिग्री पर गिरेगी। क्यों सर 90 डिग्री पे क्यों गिरेगी? क्योंकि हम चाहते हैं जब भी लाइट रे 90 डिग्री पे गिरती है तो वो सीधी निकल जाती है, और हम यही चाहते हैं कि वो सीधी निकल जाए। क्यों, ऐसा कहाँ लिखा है? देखो इन्होंने दिखा है, assume to be small and emerge normally from opposite face। मतलब ये जो लाइट रे है वो इमर्ज हो रही है अपोजिट फेस से नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री पे, तो हम ये चाहते हैं कि वो 90 डिग्री पे बाहर निकले। चलो ठीक है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज म्यू, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो आई की वैल्यू निकालनी है। चलो निकाल देंगे, बिल्कुल आसान। अंदर वाले एंगल को आर मान लेते हैं। ये अगर 90 होगा तो ये बताओ, ये 90 है, ये ए है, तो इधर वाला कितना बचा? तो सर इसको थीटा मान लेते हैं। तो इसको देखो कैसे करोगे आप। देखो इस ट्राइंगल के, जहां मैं एरो घुमा रहा हूं, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो इस हिसाब से ए ये वाला एंगल हो गया, फिर थीटा प्लस में, और फिर प्लस में 90, इन तीनों का सम हो गया 180, क्योंकि एक ट्राइंगल के एंगल है। उस हिसाब से देखो थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई, तो वो आ गई सर 180। 90 को उधर ले जाओ, माइनस में 90 और माइनस का ए। अब थीटा माइनस 90, 180 माइनस 90, 90 बचा, माइनस में ए, तो थीटा की वैल्यू आ गई 90 माइनस ए। चलो अब इधर आ जाओ, ये आर निकालना है हमको। ये पूरा एंगल है 90, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो यहाँ मैं अगर घुमाऊं तो ये पूरा एंगल 90 है। तो अगर आर निकालें तो वो आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ये पूरा एंगल 90 है, उसमें से थीटा माइनस कर दो तो 90 माइनस थीटा। अब देखो यहां से 90 माइनस थीटा की वैल्यू रख दो 90 माइनस ए। अब इसे खोल दो, 90 माइनस का 90 प्लस का ए, 90 से 90 कट गया तो आर की वैल्यू आ गई बच्चों ए। इसका मतलब ये अंदर का जो एंगल है आर, ये ए है। अब यहां पे हम लगा सकते हैं स्नेल रूल। स्नेल का नियम क्या कहता है? म्यू बराबर होता है साइन आई बटे में साइन आर। आई की वैल्यू तो निकालनी है, साइन आई बटे में साइन आर, आर की वैल्यू हो गई ए। तो यहां से साइन आई की वैल्यू आ गई म्यू इंटू, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो इधर यहाँ, तो म्यू इंटू में साइन ए। अब अगर एंगल छोटे होते हैं तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो इस हिसाब से साइन आई को आई लिख लो, म्यू और साइन ए को ए लिख लो।
तो आई की वैल्यू आ गई म्यू इंटू ए। तो ऑप्शन बैठ गया बच्चों हमारा 1 या ऑप्शन ए कह लो। ठीक, आसान था ये भी सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, क्या बोला है इसमें देखो जरा। ए बाई कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, उसमें दिया है हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, दोनों तरफ की रेडियस 20 सेंटीमीटर है कर्वेचर रेडियस। तो सबसे पहले तो 20 सेंटीमीटर से इसकी फोकल लेंथ निकाल लो। 1/f बराबर म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। इसकी फोकल लेंथ आ गई म्यू, म्यू की वैल्यू देखो यहाँ पे इसमें सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ है, मैंने चेक किया। यहाँ पे हमको म्यू की वैल्यू दी नहीं है, लेकिन जहां पर भी इसका कोई, अगर मैं कहीं पर भी इसका आंसर की बात करूं, तो आंसर इसका तभी निकल के आ रहा है जब हम म्यू की वैल्यू को 1.5 मान लें। तो एक तरीके से मैं इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट कह सकता हूँ, यहाँ पे म्यू की वैल्यू देनी चाहिए थी। तो मैं साइड में लिख देता हूँ कि म्यू की वैल्यू 1.5 है, क्योंकि आंसर इसका तभी निकल पा रहा है। तो म्यू की वैल्यू ले ली 1.5 माइनस 1, 1/r1। r1 की वैल्यू, तो r1 की वैल्यू है +20, और R2 ये R1 का काम करेगी इधर की रेडियस, और इधर की रेडियस R2 का काम। R2 की वैल्यू हो गई -20। उस हिसाब से इसको सॉल्व किया जाए तो 0.5 बचा, 1.5 माइनस 1, ये बचा 1/20, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/20, ये बन गया आपका 0.5, 2/20। ठीक, अगर 0.5 की 2 में मल्टीप्लाई करें ऊपर बन जाएगा 1/20। तो 1/f बराबर 1/20, तो f बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। ये इसकी फोकल लेंथ आ गई बच्चों। फोकल लेंथ की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने उसको पहले ही कैलकुलेट कर लिया। चलो, अब इन्होंने कहा है कि इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है। कहाँ पे रखा है? 30 सेंटीमीटर पे रखा है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रख दिया 30 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और उसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो अब बताना है उसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, वो सब बताना है। अब देखो एक बात देखो, इसकी फोकस 20 है, तो फोकस इसकी कहीं यहाँ पड़ेगी F, और 2F पड़ेगा इसका लगभग यहाँ 2F। ऑब्जेक्ट को रख रखा है F के और 2F के बीच में, तो इसकी जब इमेज बनेगी तो वो कहाँ बनेगी? 2F से बियॉन्ड बनेगी और उल्टी बनेगी, साइज में बड़ी बनेगी, ऐसी बनेगी। तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और हाइट में जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी बनेगी। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो अगर कहीं पे दिखाई दे रहा हो तो देखो रियल बन रही है लेंस से, यहां से ये रियल बन रही है, रियल। तो रियल देखो किस ऑप्शन में है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। फिर इन्वर्टेड है, उल्टी बन रही है, हाँ जी इन्वर्टेड भी है, तो वो भी इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में। फिर हाइट जो है वो इसकी बड़ी बनेगी, इसकी हाइट थी 2 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन में ढूंढो 2 अब इसमें तो 1 सेंटीमीटर है, तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन बैठ गया बी। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आगे। इसको हमने इसी तरह से निकाल लिया कि अगर हमें ये चीज पता है, ये सारे केसेस पता है, कॉन्वेक्स लेंस में कब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए तो उसकी इमेज कहां बनेगी, अगर ये बात हमको पता हो तो हम उससे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट निकाल सकते, इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा बी। ठीक है ना, समझ में आया? देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो सॉल्व भी कर सकते हो आप इसको, ये भी निकाल सकते हो कि कितनी बड़ी बनेगी, कैसे बनेगी, पूरा पूरा सॉल्व कर सकते हो। एम की वैल्यू लगा के इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट पता हो तो इमेज की हाइट बता सकते हो, कहाँ बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, सब निकाल सकते हो। पर जरूरत ही नहीं यार, अगर तुम्हें इतनी नॉलेज है, इस इन बातों का पता है, तो फिर आपको डायरेक्ट इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, देखो इसमें क्या दिया है। इन्होंने दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब इनमें से
कौन सा फिनोमिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं है? पहला ऑप्शन, डिफरेंस बिटवीन एपरेंट एंड रियल डेप्थ ऑफ पॉन्ड। इसका मतलब है कि अगर आप किसी तालाब के अंदर देखते हैं तो तालाब की जो उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो गहराई है, वो आपको थोड़ी सी कम नजर आती है। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल लो, बाल्टी में आप कोई सिक्का डाल दो तो वो ऐसा लगेगा सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। बाल्टी की जो तली है वो आपकी थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है पानी के अंदर, तो उसे ही कहते हैं रियल डेप्थ, जो उसकी ओरिजिनल डेप्थ है, ओरिजिनल गहराई है। और जो हमें दिखाई देती है वो होती है एपरेंट डेप्थ। तो ये किस वजह से होता है अभी डिस्कस करूंगा। इससे आगे अगला ऑप्शन में चलते हैं। ये है मिराज ऑन हॉट समर डे। देखो ये मिराज जो आपका फिनोमिना, ये ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देता है। कभी कभी आपने ये देखा होगा कि हम रोड पे जा रहे हैं और रोड पे काफी दूर आपको ऐसा लगेगा जैसे पानी भरा हुआ है। अगर दूर देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे उसमें रोड पे ना पानी पड़ा हुआ है। तो यही होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से लगता है ऐसा। जब आप पास जाके देखते हैं तो आप देखते हैं रोड पे कोई पानी नहीं है। ऐसा ही आप इस फिनोमिना को आप ना रेगिस्तान में भी देखते हो। रेगिस्तान में तो खैर आपने क्या देखा होगा, लेकिन किसी ने अगर देखा हो तो डेजर्ट में, रेगिस्तान में भी ऐसा ही होता है। दूर से देखने पर रेत से जब लाइट ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट जो है वो दूर से दिखाई देती है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है मतलब उस पर पानी पड़ा हुआ है। तो ये चीज देखते हैं। ऐसे ही तो इसका मतलब ये जो बी ऑप्शन है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक एप्लीकेशन है। ऑप्शन सी ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक एप्लीकेशन है। डायमंड में जो चमक आती है ना, वो इसीलिए आती है क्योंकि उसके अंदर एक बार लाइट चली जाती है तो वो अंदर ही घूमती रहती है। तो इसका मतलब डायमंड की जो चमक होती है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एक एप्लीकेशन है। फिर वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर तो काम ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे करता है, टीआईआर पे करता है। तो ये तीनों तो हो गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो सिर्फ बचा कौन? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही ऐसा है इन चारों में ऑप्शन कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस नहीं होता है। जब आप पानी की बाल्टी में गिरा हुआ सिक्का देखते हो तो वो थोड़ा सा ऊपर नजर आता है ऊपर से देखने पर, तो वो किस वजह से आता है? उसके लिए जिम्मेदार है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। चलो तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आज के लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखते हैं जरा इसमें क्या बोला है इन्होंने। ए लेंस हैविंग फोकल लेंथ एफ एंड अपर्चर ऑफ डायमीटर डी। देखो एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ, लेंस बना लेते हैं, फोकल लेंथ तो एफ दे रखी है। और अब देखो ये लेंस को ना अगर सामने से देखोगे तो ऐसा आपको सामने से तो ऐसे ही नजर आता है ना, एकदम राउंड शेप का, ठीक है ना। हाँ, तो इसकी फोकल लेंथ एफ दे रखी है और डायामीटर देखो इसका, ये जो डायामीटर है ये डी दे रखा है। अब आप ना जब ये लेंस इधर से देखते हैं ये, तो ये साइड से देखते हैं, सामने से देखने पर तो लेंस ऐसे ही लगता है एकदम राउंड शेप का, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा है कि इससे जो इमेज बन रही है उसकी इंटेंसिटी आई है, इस लेंस से बनने वाली इमेज की इंटेंसिटी आई है, ठीक है। अब अपर्चर ऑफ डायमीटर d/2 इस सेंट्रल रीजन इस लेंस इज कवर्ड। ये क्या कर रहे हैं कि इसमें जो ये बीच का हिस्सा है इस लेंस का, ये बीच का हिस्सा ये वाला, ठीक, इसका डायमीटर है d/2, बीच वाले हिस्से का। इसको पूरे को कवर कर दिया ऐसे, इसको पूरे को कवर कर दिया, ठीक, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया जिसमें आर पार कुछ दिखाई ना दे। तो अब पूछा है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी और इंटेंसिटी ऑफ इमेज। देखो होता क्या है, अगर लेंस का कोई हिस्सा आप कवर करते हो तो फोकल लेंथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो नो इफेक्ट। फोकल लेंथ तो वही रहेगी जो पहले थी। तो इफेक्ट किस पे पड़ता है? उसकी इंटेंसिटी पे पड़ता है। जो उससे अब इमेज बनेगी तो उसकी जो चमक है वो घट जाएगी इमेज की। पहले उसकी इमेज की चमक कितनी थी? आई, अब आई नहीं होगी,
पहले से कम हो जाएगी। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो इंटेंसिटी होती है इमेज की वो उसके एरिया के प्रोपोर्शनल होती है। पहले का एरिया तो जो ये बड़े वाला एरिया है पूरा लेंस, उस पूरे लेंस में से लाइट जा रही थी अंदर, तो ये बड़े वाला एरिया था A1। अब जो ये एरिया आपने कवर किया, ये वाला एरिया बीच वाला एरिया कवर कर दिया, ठीक है, ये एरिया मान लेते हैं A2। ठीक है, तो अब एरिया बचा कितना, तो A2 माइनस A1 बचा। तो पहले की जो इमेज थी I1 वो तो A1 के प्रोपोर्शनल थी, ऐसे कह लो। पहले की जो इमेज थी ये उसकी इंटेंसिटी I1 कह लो, वो तो A1 के प्रोपोर्शनल थी। और जो अब की है ये I2 बाद वाली जो हमें निकालनी है, वो अब इसका जो नया एरिया बचा वो कितना बचा होगा, A1 माइनस A2। खुद सोचो, A2 को तो आपने कवर कर लिया ना, बीच बीच का हिस्सा तो आपने कवर कर लिया, तो A1 माइनस A2। अब अगर यहां से आप दोनों को आपस में डिवाइड करोगे I1 बटे I2, तो वो आ जाएगा A1 बटे A1 माइनस A2। अब I1 बटे I2, I1 की वैल्यू पहले की इमेज जो थी उसकी चमक कितनी थी I2 हमें निकालनी है दोबारा वाली। A1 पहले का जो एरिया था, तो जो ये लेंस पूरा था इसका डायामीटर कितना दे रखा था D/2। तो डायामीटर को आधा कर लो, मतलब D था डायामीटर, उसको आधा कर लो, उसकी रेडियस बन गई उसका स्क्वायर। और बटे में अब A1 माइनस A2, A1 है ये बड़ा एरिया है पाई इंटू D/2 का होल स्क्वायर, माइनस ये जो छोटा एरिया है तो इसकी जो हो जाएगी आपकी, छोटा एरिया है ना ये जो बीच बीच वाला है ग्रीन कलर का, इसका डायामीटर है D/2, तो रेडियस हो जाएगी D/4, तो D/4 का स्क्वायर कर लो। अब देखो पाई ऊपर नीचे से कॉमन लेके काट लो। अब यहां से I बटे में I2 बराबर आ गया, ऊपर बचा D² बटे में 4। अब नीचे देखो, तो D² बटे में 4 माइनस D² और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब इसे नीचे देख लो, यहां से ये आ गया I बटे में I2 बराबर D² कॉमन लेके काट दो यहां से, तो ऊपर बचा 1/4 और इसका एलसीएम ले लो 16। तो 4 से डिवाइड करो तो 4 माइनस 16 से डिवाइड करो तो 1, तो 1/4 और बटे में 3 बटे में 16, ये ऊपर चला जाएगा। तो 16 और बटे में 3 इंटू 4, 4 से 16 को काट लो तो ये आ गया 4/3, ये आ जाएगा आपका। तो I बटे I2 आ गया 4/3। तो भाई साहब I2 की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 3I/4। तो मतलब उसकी जो चमक है इमेज की, वो पहले जो उसकी ब्राइटनेस थी, जो उसकी आपकी इंटेंसिटी थी उससे कम हो चुकी है। देखो पहले I थी और अब हो चुकी है 3I/4। तो ऑप्शन ढूंढ लो, फोकल लेंथ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोकल लेंथ तो देखो वही की वही है F, और उसकी जो नई चमक है वो हो चुकी है 3I/4। तो अच्छा सवाल था ये, इस तरीके का सवाल भी पूछ लिया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी लेंस के, जो लेंस आपकी इमेज बनाते हैं उसकी जो चमक होती है इमेज की, वो उसके एरिया पे डिपेंड करती है। जितने एरिया से लाइट जा रही होगी उतनी बढ़िया उसकी चमक होगी। एरिया को कम करोगे, आधा कर दोगे, कवर कर दोगे, तो उससे उसकी चमक में कमी आ जाती है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। आई होप आपको सभी को सब कुछ समझ में आया होगा, और आसान था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, सेलेक्ट अपने आप हो जाओगे, उसकी टेंशन छोड़ दो, प्रैक्टिस करते रहो बस लगातार। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब कर देना, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो कर देना भाई। ओके, कल मिलते हैं।